Assalamu alaikum students. I am Mavish Bashir, here to teach you the subject of computer science, and in our today's online session the topic we are going to cover is flowchart. So let's start. Flowcharts. सबसे पहले अब हम ये देखते हैं flowcharts एक्चुअली में होते क्या हैं और किस लिए हेल्पफुल रहेंगे. Flowcharts are helpful to know about the steps used to solve a problem. प्रीवियसली जब हमने पिछले लेक्चर में देखा था तो हमने देखे थे प्रॉब्लम सॉल्यूशन के स्टेप्स के. प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना होता है. आपने सबसे पहले प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको डिकम्पोज करेंगे आप. इसके अलावा फिर आप उसके लिए बहुत सारे सोल्यूशन में से एक फाइनल सोल्यूशन, एक अल्टीमेट सोल्यूशन को ट्रेस आउट करेंगे. अब इस पूरे प्रॉब्लम सॉल्यूशन के टाइम पे आपको एक और चीज़ जो बहुत हेल्पफुल रहती है, दैट इज़ फ्लो चार्ट. ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे. फ्लोचार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप पिक्टोरियल फॉर्म यूज़ करते हैं, पिक्चर्स यूज़ करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोचार्ट. अब फ्लोचार्ट बनता कैसे है? फ्लोचार्ट के लिए हम यूज़ करते हैं सिम्बल्स. वी यूज़ सिम्बल्स फॉर ईच स्टेप. हर स्टेप के लिए, हर स्टेप को शो करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, सिम्बल्स यूज़ करते हैं. और उसके बाद हम उन सिम्बल्स को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरोस. जैसे कि आपको यहाँ फिगर पे शो हो रहा है, यहाँ साइड पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है. ये स्टेप्स हैं. स्टार्ट, टेक शूज़ एंड सॉक्स, वियर शूज़ एंड स्टॉप. ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेप्स हैं जिनके लिए डिफरेंट शेप्स हैं. किस पर्पज़ के लिए कौन सी शेप होती है ये हम नेक्स्ट कमिंग पेजेस में पढ़ेंगे. और फिर आपने इन सारी की सारी शेप्स को हम क्या करते हैं, एरो साइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं. अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लो चार्ट को और किस लिए यूज़ किया जा सकता है. दिस इज़ यूज टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन अ प्रोसेस. किसी भी प्रोसेस में अगर आपने इसके स्टेप्स को कम्युनिकेट करना है कि एक के बाद दूसरा स्टेप आप कैसे फॉलो करते हो, तो ग्राफिकली फॉर्म में प्रेजेंट करने का या विजुअली फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट. अब हम नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं. फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन. कि आपके पास एक प्रॉब्लम है और आप जब उसका एक सोल्यूशन प्लान आउट कर रहे हो तो उसकी प्लानिंग के लिए भी हम क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट. और एक और चीज़ क्या है, इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज़ सॉल्व. अगर आपके सामने एक ग्राफिकली सोल्यूशन दे दिया हो और आप उसको देख रहे हो, विजुअली उसको देख रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग होने में या उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी हो जाती है और आपको बहुत जल्दी समझ आ जाती है. सो इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट. कि आप बजाय किसी एक को एक टेक्स्ट की फॉर्म में समझाएं कि हमने इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकाला है, आप क्या कर सकते हैं, विजुअली भी उसके सोल्यूशन को शो कर सकते हैं. और विजुअली हम कैसे शो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स. So a graphical representation also make it easy or also make it effective to verify whether a solution is correct or not. कि इसके साथ साथ आपको ये भी हेल्प करने में हेल्प करता है कि आपने जो भी सोल्यूशन ट्रेस किया है वो करेक्ट भी है या फिर इनकरेक्ट है. सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल. कि ना सिर्फ आपको समझ आएगी, आपकी कम्युनिटी में समझ आएगी, बल्कि जितने भी दूसरे लोग हैं आप उनको भी उस सोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं ईजीली. अब फ्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं. सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है कि हम फ्लो चार्ट में यूज़ क्या करते हैं. सो इन अ फ्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग. दीज आर द 4 मेन एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिज़ाइनिंग और फॉर मेकिंग अ फ्लो चार्ट. कौन कौन से हैं, इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग. ये 4 इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं फ्लो चार्ट की. एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो. अब हम इसको देखते हैं कॉन्सेप्ट्स ये क्या क्या हैं. इनपुट क्या होगी, आपने यूज़र से जब भी डाटा लेना है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट. इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र. अब इसलिए एडवांस ये पता होना चाहिए कि आपने कितनी इनपुट्स लेनी है और किस टाइप की लेनी है. ये रिक्वायरमेंट आपको पहले से इसका आइडिया होना चाहिए. सपोज़ आप क्या करते हैं, एक कैलकुलेटर डिज़ाइन जो किया था, आप वो सिर्फ 2 नंबर या 3 नंबर्स को प्लस कर सकते हैं. प्लस करना है तो आप क्या करेंगे, आपको दे दिए जैसे 2 आपको आपने ऐड करना है
इसमें 5 में, और उसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए, एक आउटपुट जनरेट होनी चाहिए। तो ये क्या है, दैट मीन्स आपके लिए इनपुट्स कितनी होंगी 2, कौन कौन सी 2 एंड 5, ये क्या है इनपुट्स हैं। और ये एडवांस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कहाँ से, फ्रॉम यूज़र, कि आपने कितनी इनपुट्स लेनी है और किस टाइप की इनपुट लेनी है। अब ये किस टाइप की है, ये नंबर टाइप की है, और इसके अलावा ये इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स। अगर सपोज मैं इसको इनपुट इस तरह से दे दूँ 2.5, ठीक है, और उसके साथ हम उसमें 1.1 अगर हम ये ऐड करने तो ये इंटीजर्स नहीं है, ये क्या है, फ्लोटिंग नंबर्स हैं। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कितनी इनपुट्स चाहिए, बल्कि इस बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट व्हाट टाइप ऑफ इनपुट आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होगा, जिसमें प्रोसेस स्टेप हो, जैसे आपका यहाँ पे प्रोसेस स्टेप क्या है कि आपने उसको ऐड करना है। ये जो एक्शन होता है, इस एक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। तो जब भी आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करें या फिर आप क्या करें, रिजल्ट्स को स्टोर करें कैलकुलेशंस के, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेसिंग। दैट मीन्स यहाँ पे जो प्लस हो रहा है 2 और 5 को प्लस किया जा रहा है, तो प्लस क्या है, प्रोसेसिंग। 2.5 और 1.1 को प्लस किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, तो ये क्या है, प्रोसेसिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमेशा इंक्रीजिंग वैल्यूज़ हैं, डिक्रीजिंग वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, एडिंग हो सकता है, मल्टीप्लाइंग हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आप प्रोसेस कर देते हैं तो आपके पास अल्टीमेटली क्या चीज़ यहाँ शो हो रही है, क्या चीज़ जनरेट होती है, आउटपुट। इनपुट आप यूज़र से लोगे, उसको प्रोसेस करोगे, तो उसके अल्टीमेटली आपको क्या चीज़ मिलेगी, रिजल्ट क्या मिलेंगे, आउटपुट की फॉर्म में। अब फ्लो चार्ट में एक चीज़ हो गई इनपुट्स, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसेसिंग होनी चाहिए, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, डिसीजन मेकिंग, और फोर्थ वन क्या है, आउटपुट्स। डिसीजन मेकिंग होती है कि आपने ये चीज़ डिटर्मिन करनी है कि आपने जो भी स्टेटमेंट दी हुई थी वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसी के अकॉर्डिंग उसने कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने हैं, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। सपोज आपको ये कह दी जाती है जी, अगर आपसे 10 मार्क्स का टेस्ट लिया जा रहा है तो 4 मार्क्स वाला पास होगा, उससे कम जितने भी बच्चों के नंबर होंगे वो फेलियर्स में से आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, अब आपके टेस्ट के जो भी मार्क्स होंगे हम उस क्राइटेरिया में देखेंगे, अगर वो 4 और 10 के दरमियान है तो आपको पास कंसीडर किया जाएगा, और अगर नहीं है तो आपको फेलियर कंसीडर किया जाएगा। दैट मीन्स आपकी उस स्टेटमेंट की ट्रू और फॉल्स होने की बेसिस पे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लिए जाएंगे, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। और आउटपुट्स क्या होती हैं जी, आउटपुट्स होती हैं जो उनके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है, एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट। के जब आपकी प्रोसेस्ड रिजल्ट होते हैं तो उसको हम क्या चीज़ कहते हैं, आउटपुट। अब हम इसके सिंबल्स देखते हैं। सिंबल्स कौन कौन से हैं, ये हमारी फ्लो लाइंस हैं, एरो लाइंस। ये किस लिए यूज़ होती हैं, फ्लो देखने के लिए, और कि आपके जो स्टेप्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये आपका टर्मिनल सिंबल है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए यूज़ होता है। ये जो आपके पास रेक्टेंगल शेप है दैट इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग, ये ऑपरेशंस को शो करता है। आपने इनके सारे सिंबल्स, उनके नेम्स और उनकी डिस्क्रिप्शन इन सबको बहुत अच्छे से करना है। ये जो डायमंड शेप है दैट इज़ यूज फॉर डिसीजन, कंडीशनल ऑपरेटर है, इसका आंसर या तो येस हो सकता है या फिर नो। इसके अलावा ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है, ये शेप पैरेललोग्राम, दैट इज़ यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अगर आपने यूज़र से इनपुट लेनी है या अपने यूज़र के लिए आउटपुट को डिस्प्ले करना है तो आप इस शेप को यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं कनेक्टर पे। दिस इज़ द सर्कल सिंबल। सर्कल किस लिए यूज़ होता है, कनेक्टर नेम है इसका। और अगर आपका फ्लो चार्ट एक पेज पे फिट नहीं आता और वो नेक्स्ट पेज पे मूव करता है तो आप क्या करेंगे, उन पेजेस को कनेक्ट करने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, कनेक्टर। क्लियर। नेक्स्ट अब हम आते हैं फ्लो चार्ट्स की एग्जांपल्स। इसमें आपने ये सारा कुछ नहीं देखना, आपने क्या क्या करना है, फ्लो चार्ट्स की डेफिनेशन अच्छी तरह से करनी है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में जो दी हुई है। उसके बाद आपने इसकी इंपॉर्टेंस को देखना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि आपने फ़्लो चार्ट के लिए कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं, इन स्टेप्स को आपने अच्छी तरह से करना है। उसके बाद ये शेप्स, उनके नेम्स,
इन सिंबल्स के, और देन उनकी डिस्क्रिप्शन। अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स में बस आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होगी और आपने उसकी बेसिस पे इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना है। तो फ्लो चार्ट की ड्राइंग बहुत नीट क्लियर होनी चाहिए और उसकी वेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिंबल्स की जो शेप है उसकी लुक ज़रा भी चेंज ना हो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, सिर्फ उसकी स्लांटिंग लाइन की वजह से ये पैरेललोग्राम है। अगर आप उसकी स्लांटिंग लाइन को कम स्लांटिंग करेंगे और ऐसे करेंगे वो रेक्टेंगल लगे तो ऑब्वियसली इसको यहीं से ही क्रॉस कर दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि आपने सही लिखा हुआ है अंदर तो आप उसको कंसीडर किया जाए। अगर आपने इसमें माइन्यूट से भी कोई मिस्टेक्स हैं इसमें, तो जहाँ से मिस्टेक होगी, सपोज़ यहाँ से मिस्टेक हो तो यहाँ से नीचे सारा क्रॉस होगा, चाहे आपने उसको ठीक भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल अब हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, फ्लो चार्ट आपने किस लिए ड्रॉ करना है, टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। आपने इसको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। अब इसकी कन्वर्जन के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, टेम्परेचर को आपने सेल्सियस में लेना है। इनपुट लेंगे ना नंबर की, आप यूज़र से डाटा मांगेंगे जी वो आपको बताए कि उसने किस फिगर को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, सेल्सियस के किस फिगर को उसने फ़ारेनहाइट फिगर में चेंज करना है। तो इसका मतलब है आपने उसको सेल्सियस में लेना ज़रूर है, यूज़र से पूछना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये स्टेप सबके लिए कंपलसरी होता है, इंडिकेट करते हैं कि आप फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग है। अब आपने क्या किया, यूज़र से इनपुट ली, नंबर लिया और उसके बाद कन्वर्जन के लिए जो फॉर्मूला होते हैं सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, डिवाइड बाय 5 प्लस 32। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। और फॉर्मूलाज क्या शो करते हैं, प्रोसेसिंग को। प्रोसेसिंग के लिए शेप क्या है, रेक्टेंगल। इनपुट और आउटपुट के लिए शेप क्या है, पैरेललोग्राम। आप जैसे ही कन्वर्जन होगी तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में। इस तरह से ही क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब अगर इसी तरह से आपको ये दिया जाए कि आपने ऐड करना है, एडिशन अप्लाई करनी है, ठीक है, कितने नंबर्स को ऐड करना है, सपोज 3 नंबर्स को ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा, ठीक है। 3 नंबर्स को आपने ऐड करना है, यहाँ नंबर्स भी लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ इनपुट भी लेनी है। यहाँ तो आपने सिर्फ एक ही नंबर लेना है जिसको उसने सेल्सियस में चेंज करना है। यहाँ उसने कितने नंबर्स का है, 3 सब। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनपुट लिखेंगे और साथ 3 नंबर्स ले लेंगे। वो 3 नंबर्स के लिए हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ A B C के, वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आप उसमें ऐड करें, ठीक है। उसके बाद ऐड करने का फॉर्मूला क्या होगा कि उसने क्या करना है, सम फाइंड करना है, किस किस का, कौन कौन से 3 नंबर्स थे, A B और C। शेप्स इसकी ऐसे की ऐसे रहेंगी और आपने बस उसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज करनी, ठीक है, A प्लस B प्लस C। अब बाद में आपने क्या करना है, किस चीज़ को प्रिंट कराना है, आउटपुट किस में आ रही थी, सम में। तीनों को ऐड करके वो किस में सेव कर रहा है, सम में। तो यहाँ पे हमने प्रिंट क्या कर दिया, सम। क्लियर। और उसके बाद हमारा ये एंड स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखें, अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, और क्या चीज़ गिवन होनी चाहिए, मास एंड फोर्स। तो इसका मतलब है 2 चीज़ें इनपुट होंगी, मास और फोर्स, और एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला आ जाएगा इस शेप में, और उसके बाद आपने उसको प्रिंट कर देना है। इन केसेस को आपने खुद देखना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पे सम दिया हुआ है, सेम वही प्रोसीजर पे सम भी फाइंड करना है। इसके अलावा आपने प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन भी फाइंड करनी है, और इसके साथ साथ आपने उसकी एवरेज भी फाइंड करनी है। कितने नंबर्स की, 5 नंबर्स की। तो आपने इनपुट कितने नंबर्स के लिए, N0 N1 N2 3 4। ये चेंज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने इसी तरह से लेने हैं। आप इसकी जगह पे A B C D कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। सम के लिए आपने इन सबको प्लस किया, प्रोडक्ट के लिए आपने इन सब के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दिया, और एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। कितने नंबर्स थे, 5। तो एवरेज के लिए हम यही करते हैं ना, टोटल को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए भी यही रूल आपने फॉलो करना है कि एरिया फाइंड करने के फॉर्मूला में क्या होता है, बेस और हाइट फाइंड होनी चाहिए आपको। तो आप यूज़र से बेस और हाइट लेंगे, एरिया फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आपने एरिया को प्रिंट कर देना है। अब हम देखते हैं कंडीशनल फ्लो चार्ट्स कौन से होते हैं।
कंडीशनल फ्लो चार्ट्स होते हैं जिनमें हम कंडीशंस मतलब डिसीजन शेप यूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है जो इसमें, और उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन इसी तरह से करिएगा, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं लेकिन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सिर्फ एक होगी, और वो कौन सी होगी, जो ट्रू केस में आएगी। ट्रू केस या फिर फॉल्स केस, दोनों में से एक चीज़ होगी, दोनों नहीं होंगी, ठीक है। अभी तक हम जितनी भी देख रहे थे, हम क्या कर रहे थे जी, इसको प्रिंट कर दो, उसने इसी को प्रिंट करना था, कोई और चॉइस नहीं थी उसके पास, उसने इसी को ही करना है। लेकिन अब क्या होगा, दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, किस को प्रिंट करना है वो किस पे डिपेंड करेगा, इस डिसीजन पे। क्लियर, दोनों प्रिंट नहीं होंगी, एक चीज़ प्रिंट होगी। तो कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, फ्लो बिटवीन स्टेप्स कैन डिपेंड ऑन अ सर्टेन कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि किस पे डिपेंड करेगी, इस पे। इफ द कंडीशन इज़ ट्रू देन फ्लो इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स। अगर ये ट्रू होगी तो फ्लो कि यहाँ को जा रहा है येस सिचुएशन में, इस साइड पे कि उसने इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, और अगर ये डिसीजन और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर उसने किस साइड को एग्जीक्यूट करना है, इसको। ये करेगा तो इसको नहीं करेगा, ये करेगा तो इसको नहीं करेगा, ठीक है। एंड कंडीशन इज ऑलवेज इवेल्युएटेड एज आइदर ट्रू और फॉल्स। ये अच्छी तरह से डेफिनेशन आपने देखनी है। अब यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, फ्लो चार्ट किस चीज़ का, टू डिटर्मिन वेदर अ गिवन नंबर इज ऑड और इवन। इवन और ऑड का कैसे पता चलता है, जिन नंबर्स को अगर आप 2 पे डिवाइड करें और उनका रिमाइंडर 0 आए तो हम कहते हैं वो नंबर्स क्या हैं, इवन, ठीक है। रिमाइंडर 0 आने पे अगर उनको 2 से डिवाइड किया जाए, तो 2 पे डिवाइड किया जाए तो फिर रिमाइंडर 0 आए, दैट मीन्स वो परफेक्टली डिविजिबल हैं 2 पे, और जो परफेक्टली डिविजिबल हों वो किस में कंसीडर किए जाते हैं, इवन में। और अगर कोई परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो वो किस कैटेगरी में आता है, ऑड में, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपने जो ऑपरेशन अप्लाई करना है वो ये है, रिमाइंडर। रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2। जब भी आपने मॉड्यूलस को आंसर में चाहिए, जब भी आपको रिमाइंडर आंसर में चाहिए तो आप सिंपल डिवीजन नहीं करते, आप कौन सी डिवीजन करते हैं, मॉड्यूलस डिवीजन। सपोज आप क्या करते हो, 5 mod 2, ठीक है, ये ऑपरेशन, और 5 डिवाइडेड बाय 2, इस ऑपरेशन में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सिंपल डिवीजन है, ये मॉड्यूलस डिवीजन है। जब 5 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आंसर क्या आता है आपके पास, 5 किया, ठीक है, और 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया यहाँ पे रिमाइंडर 1। दैट मीन्स ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। अब जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करते हो ना तो आपको आंसर क्या आएगा, ये क्वेश्चन हमेशा आंसर की फॉर्म में आता है, ठीक है। लेकिन जब आप मॉड्यूलस डिवीजन अप्लाई करते हो तो आपको क्या चीज़ आंसर में देते हैं, रिमाइंडर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें हमने रिमाइंडर को ही देखना है, अगर रिमाइंडर 0 आता है या 1 आता है तो इसलिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, कौन सी डिवीजन यूज़ करेंगे, मॉड्यूलस डिवीजन। यहाँ पे इसीलिए n mod 2 किया गया, किसी भी नंबर का आपने 2 से मोड लेना है, और अगर उसका आंसर यहाँ पे 0 आता है, रिमाइंडर इज़ 0, अगर तो 0 आता है तो वो क्या चीज़ करेगा, वो कहेगा कि ये जो भी नंबर आपने एंटर किया था, मैंने 5 एंटर किए, वो इवन है या ऑड है। यहाँ पे अब देखिए रिमाइंडर 1 आया है, 0 नहीं आया, दैट मीन्स वो किस साइड पे मूव करेगा, इस नो साइड पे, और वो क्या चीज़ बता देगा कि आपने जो भी नंबर एंटर किया था, जैसे इस केस में हमने क्या एंटर किया था, 5, तो आपका जो नंबर है वो क्या है, ऑड है। क्लियर। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। टू डिस्प्ले अ लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन अनइक्वल नंबर्स, 3 अनइक्वल नंबर्स हैं, आपने उसमें से बताना है कि ग्रेटर कौन सा है। तो सबसे पहले आपने 3 नंबर्स लिए, तो इनिशियली हम लेट कर लेते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, n0। और अगर ये ऑपरेशन हमने इक्वल कर दिया सबसे पहले कि हमने जी ये वाला बड़ा है हमारा। अब अगर n1 लार्जर है तो ऑब्वियसली लार्जर कौन होगा, n1, अदरवाइज़ वो क्या चेक करेगा, n2 को, ठीक है। अगर n2 भी लार्जर है तो उसने क्या कर देना जी, सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, लार्जर नहीं है, और उसको क्या करेगा, एंड कर देगा। इसको करने का जो सबसे अच्छे वाला मेथड है दैट इज़
फॉलोइंग दिस फ्लो चार्ट। ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, ये आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अब देखें 3 नंबर्स लिए। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट 2 नंबर्स का। अगर ए और बी ग्रेटर है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो फिर आप ए का कंपैरिजन करोगे तीसरे नंबर से। ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट को हम सेकंड से चेक करेंगे, फिर हम फर्स्ट को थर्ड से भी चेक करेंगे। तो इसीलिए ए को पहले आपने बी से चेक किया और फिर आपने ए को सी से भी चेक किया, और सी से तब चेक करेंगे जब वो ए बी से ग्रेटर था। अगर वो नहीं था तो फिर सिर्फ बी का कंपैरिजन रह जाता है, ए उस रेस से तभी आउट हो गया। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो फिर आपने ए को चेक करना है यस होने की सिचुएशन में ए को सी के साथ, अदरवाइज़ आप बी को सी से चेक करोगे। अब अगर ऐसी सिचुएशन में ये भी यस हो जाता है, ए बी से भी ग्रेटर है और ए सी से भी ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली क्या चीज़ ग्रेटर होगी? ए, क्योंकि वो दोनों से बड़ा था। अगर बी से तो बड़ा है लेकिन वो ए सी से बड़ा नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ से भी कि बी सी से बड़ा है, यस होने की सिचुएशन में क्या होगा? बी ए से भी बड़ा आ रहा है, बी सी से भी ग्रेटर है, तो आउटपुट क्या आएगी? बी। अदरवाइज अल्टीमेटली एक ही चीज़ बच जाती है, वो क्या है? सी के, फिर वो सी बड़ा है। अगर ए भी ग्रेटर नहीं है, बी भी नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर कौन सा होगा? सी ग्रेटर होगा। अब सब्जेक्ट बेस्ड टोटल मार्क्स आपने असाइन करने हैं और ऑब्टेन मार्क्स भी कैसे करेंगे? कैसे करेंगे जी? सबसे पहले आपने ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लेंगे। ये आप जब भी स्कूल में रिजल्ट्स आपको मिलते हैं आप इस चीज़ को कंप्यूट करते हैं और आपको इसका बड़े अच्छे से फॉर्मूला आइडिया है इसका। परसेंटेज कैसे कंप्यूट होती है? ऑब्टेन मार्क्स को जब आप टोटल मार्क्स से डिवाइड करें और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको परसेंटेज मिल जाती है। आप यहाँ देखते जाएँ 1 बाय 1। अगर तो परसेंटेज आपकी 80 से ग्रेटर होगी तो हम कहेंगे जी उसका ग्रेड A+ है, और क्या कर देंगे? उसको प्रिंट करा देंगे। अदरवाइज़ वो क्या करेगा? चेक करेगा कहीं वो 70 तो नहीं है। अगर वो 70 है तो ग्रेड A लेंगे और A को लेके वो क्या करेगा? उसको प्रिंट करा देगा। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट वाली परसेंटेज चेक करेगा कि कहीं उस स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 60 तो नहीं है। 60 में B आ जाएगा, नहीं होती है तो नेक्स्ट पे मूव करेगा, नेक्स्ट कंडीशन पे C आ जाएगा, अगर वो भी नहीं होती तो फिर नेक्स्ट कंडीशन पे। इस तरह से वो सारे ग्रेड्स को 1 बाय 1 चेक करता रहेगा। और अगर 33 भी नहीं है तो ऑब्वियसली एक लास्ट सिचुएशन बचता है, अगर वो 33 से लेसर है तो वो क्या होगा? उसका ग्रेड F होगा, और फिर वो उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है। अब ये जो है ये आप खुद करेंगे। कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मेरे से डिस्कस करना है, आप इनबॉक्स कर लें या जैसे भी आपको इजी रहे आप वैसे कर सकते हैं। अब ये भी प्रोसीजर वही है, आपने 5 वैल्यूज़ लेनी है। हमने पीछे इवन ऑड का देख लिया था, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपने 5 वैल्यूज़ लेनी है और फिर उनसे डिटर्मिन करना है। पीछे हमने सिर्फ एक वैल्यू ले रहे थे। तो यहाँ हम क्या करेंगे? लूप रन होगी। यहाँ पे लूप कैसे रन होगी? 1 के बाद वो सेकंड वैल्यू कैसे लेगा? उसको एक दफ़ा और इंक्रीज़ कर देगा। फिर तीसरी वैल्यू कैसे लेगा? फिर एक दफ़ा और इंक्रीज़ करेगा। पहले काउंट आपका 0 हुआ, उसने इनपुट ली, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, और उसके बाद उसने ये सारा कंप्यूट करके बताया। अब आपने ये चेक करना है कि आपका, ना सिर्फ ये चेक करना है कि रिमाइंडर क्या है, आपने ये भी चेक करना है कि आपका काउंट 5 तो नहीं हो गया, क्योंकि आपने 5 नंबर्स लेने थे। अभी हमारा काउंट क्या है? 0 से शुरू हुआ था और आपने उसको इंक्रीज़ कर दिया 1। फिर वो क्या करेगा? अभी जी अभी 5 नहीं हुआ, वो इसको कंपेयर किससे करेगा? इसके साथ। अब क्योंकि ये 5 नहीं हुआ तो फिर दोबारा जाएगा, ठीक है। सेकंड प्रोसेस में फिर दोबारा से इनपुट लेगा, लेने के बाद इसका काउंट इंक्रीज़ कर देगा वो। अब ये +1 किया, अब एक सेकंड काउंट चल रहा है, मतलब सेकंड नंबर चल रहा है, दूसरा नंबर आप ले रहे हैं। फिर वो इसको ट्रेस करेगा, रिमाइंडर चेक करेगा, 0 तो नहीं है, अगर 0 है तो कहेगा इवन है, अदरवाइज़ वो क्या करेगा? ऑड। अब फिर दोबारा वो क्या करेगा? चेक करेगा काउंट। अब हमारे पास काउंट क्या था? 2। अब वो तो 5 नहीं है, वो वापस फिर जाएगा। फिर जाने के बाद फिर इनपुट लेगा, फिर इसको 3 करेगा, फिर 4, फिर 5 के बाद जैसे ही वो यहाँ पे आएगा और उसको काउंट 5 हो गए तो यस, उसको पता चल गया मैंने स्टॉप कर देना, अब मैंने फर्दर रिटर्निंग प्रोसेस नहीं करना है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद एक हमारा ये लास्ट एल्गो है, फ्लो चार्ट है, सॉरी, इसको देखते हैं। टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन नंबर टिल सम लिमिट, कि आप बताएंगे सीक्वेंस ऑफ ओड नंबर्स आपने बताने हैं, ठीक है, और लिमिट आपको बताई जाएगी। सपोज़ आपको ये कहा जाए आपने 5 से शुरू कर रहे हैं
ये 5 है, इससे आगे आपने 15 तक बताने कि ऑड नंबर्स कितने कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपने क्या चीज़ बताई, ये नंबर बताया n, और ये क्या बता दी, लिमिट। जब भी आप नंबर पुट करोगे वो क्या करेगा, उसको चेक करेगा, मॉड्यूलस डिवीजन अप्लाई करेगा। अगर वो 0 है तो वो क्या करेगा जी, वो इवन हो गई। हमने क्या चीज़ शो करनी है, ऑड। अब क्योंकि वो 0 है, वो 9 हो गया, 0 नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, लिमिट चेक करेगा, लिमिट कहीं एक्सीड तो नहीं कर गई। 5 15 से स्मॉलर है तो स्मॉलर है या ग्रेटर है। अगर ये लेसर है, n अभी स्मॉलर ही चल रहा है, तो फिर वो उसको प्रिंट कराएगा। और n को किससे इंक्रीज़ करेगा, 2 से, क्योंकि 5 को जब 2 इंक्रीज़ करेंगे मतलब 5 6 और 7, फिर और नंबर आता है ना, फिर 2 नंबर ऐड किए तो क्या आएगा 9, फिर 2 नंबर ऐड किए तो क्या आएगा 11, फिर 2 नंबर्स ऐड किए तो 13, फिर 2 नंबर्स ऐड किए तो 15। दैट मीन्स अब उसने इस तरह से क्या चीज़ चेक करनी है, 2 नंबर्स को इंक्रीज़ करता जाएगा। और हर दफ़ा उसने क्या चीज़ चेक करनी है कि आपकी जो नंबर है जो आपने ऐड किया था या जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं वो लिमिट से एक्सीड तो नहीं हुआ। अब वो फिर दोबारा क्या करेगा, फिर इस सिचुएशन में आएगा, फिर एक दफ़ा इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इस तरह से करते करते वो हर दफ़ा इसको किसके साथ चेक करना पड़ेगा, n इज़ लेस देन लिमिट के साथ, कि ये एक्सीड नहीं होनी चाहिए। जैसे ये एक्सीड हो जाएगी वो क्या होगा, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और वो उससे फर्दर प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ आपने उसको कंडीशन दी हुई है कि इससे ज़्यादा तुमने नहीं करनी है। तो नेक्स्ट अब हमारा एल्गोरिथम का टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। अगेन मैं ये बात कह रही हूँ, आपने इसकी शेप्स को चेंज नहीं करना। सिम्बल्स बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए, पेंसिल से ड्रॉ करने आनी चाहिए आपको, और हर एक चीज़ बहुत ही, ये जो स्टेटमेंट्स है इसके अंदर लिखी हुई है, कंटेंट इसका ये बिल्कुल भी जो है आपने ख़राब नहीं करना, ऐसे कैसे ही करना है। ये चीज़ें चेंज की जा सकती हैं जो वेरिएबल्स हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें ये भी ऐसे ही रहने दें। वो जो 2-3 आपको मैंने फ़्लो चार्ट्स दिए हैं कि आपने खुद से देखने हैं, उसकी वजह से मैंने आपको सारे करवा दिए हुए हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, होपफुली आज का क्लियर हो गया है आपको टॉपिक, और फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अब देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।